नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं दुर्गेन चौहान हूं। यूपी फतेह के लिए जूझ रही राजनीतिक पार्टियों के बीच जंग बड़ी दिलचस्प है। भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने यूपी के मैदान में उतरकर विरोधियों को ललकारा और साफ कर दिया कि भाजपा राम और काम दोनों के नाम पर वोट मांगेगी। शाह ने यूपी वालों से 22 के चुनाव के लिए 2024 की बात कर दी, यानी 22 के चुनाव के लिए 24 की बात कर डाली। मंथन आज इसी पर। अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। 22 का चुनाव 24 की बात, ये अजब कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, लेकिन है मसला यही है। अगर 22 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 22 में अगर योगी जीतेंगे तभी 24 में मोदी फिर आएंगे। सदस्यता अभियान के जरिए यूपी के चुनाव में कूदने वाले गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सो मैदान में देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की चुनावी रणनीति को साझा किया। शाह ने कहा कि हम परिवार नियोजन के समर्थक हैं, लेकिन पार्टी में परिवार नियोजन नहीं चाहते। निरंतर भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। शाह ने कहा कि 5 साल यूपी सरकार को और चाहिए, योगी आदित्यनाथ को और चाहिए, फिर हम 2027 में 100% घोषणा पत्र पूरा करके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मित्रों, इस बार 300 पार करा दीजिए, यूपी को 1 नंबर का राज्य बना देंगे। शाह ने कहा कि भाजपा परिवार एक मेरा परिवार है और इस सदस्यता अभियान की उन्होंने शुरुआत की। भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि भाजपा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया और उन्होंने एक साफ कर दिया। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हुंकार भरी और एक तरीके से औपचारिक रूप से वो चुनाव अभियान में वो शामिल हो गया। और उन्होंने एक तरीके से आज जो रणनीतिक चुनाव अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में उन्होंने लखनऊ से कर दी। उन्होंने कहा कि यूपी के बगैर देश में सरकार बन नहीं सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने बार बार कहा, जो सभी दल के लोग कहते हैं, शायद ही देश का कोई ऐसा नेता हो जो ये कहता ना हो कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। योगी जी की जीत मोदी जी की जीत होगी। ये संदेश, ये भाव, ये एम्बियंस अमित शाह ने दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहा और उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जब उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का जनमानस जब कोरोना के काल में समा रहा था, कोरोना से पीड़ित था, अखिलेश यादव कहां थे? कार्यकर्ताओं के बीच मंच से अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी 5 साल के विदेश यात्राओं का ब्यौरा जनता के सामने रखें। उन्होंने हिंदुत्व, राम और इस एंगल को उभारते हुए कहा कि जब कैराना से हिंदुओं के पलायन की बात उन्हें पता चली तो उनका खून खौल गया। बहुत पुरानी बात याद दिला रहे हैं वो, लेकिन दिलाना था चूंकि यूपी का चुनाव है। और ये भी कहा कि यूपी से हिंदुओं का पलायन कराने वालों का अब पलायन हो चुका है। तो राम काम पर आए, फिर अब राम की बात कर रहे हैं वो। राम की नाम की बात की उन्होंने और कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव 2014, 2019 और 2017 इनमें हर बार ही पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। तो तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने मंदिर की नींव रख दी और तारीख तो बताने का सवाल ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने 5,000 रुपये मंदिर में चंदा भी नहीं दिया।
अयोध्या में उन्होंने एक और मुद्दा उभारने की कोशिश की, हिंदू सेंटीमेंट उभारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में गोली चलवाने वालों की सरकार नहीं बनती। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने मिलकर लूटा है। हमने 7वें नंबर का राज्य यूपी हो गया था, हमने 2 नंबर का राज्य बनाया। और अगर 5 साल और योगी सरकार को मिले, 5 साल और भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो ये 1 नंबर का राज्य बनेगा। शाह ने कहा कि आपने 2/3 बहुमत दिया, यही वजह है कि हम राम मंदिर का रास्ता तय कर पाए। तो अमित शाह के तेवर क्या थे, कैसे उन्होंने निशाना साधा, सुनना और देखना दिलचस्प होगा। देखिए, चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने कह दिया कि भाई चुनावी नगाड़ा बज गया है। अब वो लोग भी आ गए हैं जो 5 साल तक घर में बैठे थे, अब कपड़े सिलवाकर, नए नए कपड़े सिलवाकर आ गए। नए नए कपड़े तो त्यौहार में हम लोग पहनते थे जब गांव में थे, और अब दिवाली आ रही तो जाहिर सी बात कपड़े तो नए आएंगे ही, बच्चे भी पहनेंगे, बड़े भी पहनेंगे। लेकिन अमित शाह चुनावी कपड़ों की बात कर रहे हैं और इशारा सीधे अखिलेश यादव पर है। उन्होंने 5 साल की उनकी विदेश यात्राओं के बारे में पूछा है। अब जरा जो दिल्ली का रास्ता यूपी से कैसे जाता है, जरा शाह के लफ्जों में सुनिए। 19 में अध्यक्ष था, मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार भोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। तो कह रहे हैं कि भाई भोले शंकर, जनता को भोली भाली तो होती है। खैर, अब शंकर भी भोले भाले थे, बाबा भोलेनाथ अभी भी हैं, एक ऐसे देवता जो हर समय विद्यमान है, विराजमान है ब्रह्मांड में। तो भगवान भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं कि वो भस्मासुर को भी वरदान दे दिए और खुद भी भागे भागे फिर रहे हैं। तो क्या जनता इतनी भोली भाली है? अब 2024 का जो रास्ता है, अमित शाह ने सारे पन्ने खोल कर रख दिया है। कोई लाग लपट नहीं, दूसरी बार के लिए कुछ रखा ही नहीं। चुनावी रणभेरी बजाई और साफ बता दिया कि देखो 22 मतलब 24, वो 27 में मिलेंगे तुमसे हम, जब 5 साल सरकार चलाने के बाद तो सारे वादे पूरे कर देंगे। अभी 90% वादे योगी आदित्यनाथ ने पूरे किए हैं, ये दावा अमित शाह ने किया। लेकिन 24 की जंग कैसे जीतेंगे और 22 में क्या निहितार्थ है, सुनिए जरा। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। 22 का चुनाव और 24 की बात, जो मुखड़ा है ना मंथन का आज, वो बात शायद आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि अगर मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को 22 में जिताना है। यानी बड़ा जबरदस्त कॉकटेल बनाई है चुनावी। मोदी के चेहरे के नाम पर वोट मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी ही हैं, और उनका झंडा लेकर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। उन लोगों के लिए भी अमित शाह ने सारे सब कुछ स्पष्ट कर दिया, सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अब देखो चेहरा योगी आदित्यनाथ ही हैं। 22 भी जीते तो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में न केशव जी हैं, न पाठक जी हैं, न मिश्रा जी हैं, न शर्मा जी हैं, है नहीं कोई। दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में, योगी जी से दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। अमित शाह ने आज ये चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए, चुनावी शंख बजाते हुए
इस बात को कह दिया। अब जो बात हमने कही थी ना कि अखिलेश ने 5,000 रुपया चंदा भी नहीं दिया, तंज कसा है, सुनिए जरा। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। ये अखिलेश एंड कंपनी, अखिलेश बाबू, अखिलेश बाबू, अंदाज जबरदस्त है, अमित शाह का कोई जोड़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश बाबू, आप तो 5,000 रुपये चंदा भी नहीं दे पाए और तिथि पूछ रहे थे। तो अगर अमित शाह का संबोधन को देखें, पूरा उनका जो भाषण कार्यकर्ताओं को, जो ये सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें देकर अपने सिर पर बैठाने वाली जनता जनार्दन को जो संदेश उन्होंने दिया, इस साफ कर दिया कि एक तो योगी के नेतृत्व में कोई संशय नहीं है, मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे 2022 में। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अगर बहुमत के करीब हम पहुंचते हैं या प्रचंड बहुमत मिलता है, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही, जैसा हर चुनाव के पहले अमित शाह वो सगुन यूपी में भी कर गए। हर चुनाव के पहले वो सीटों की संख्या बताते हैं। आज हमारे तमाम मीडिया के साथी इस बात पर बहस कर रहे थे कि भाई हर जगह वो एक संख्या बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार उन्होंने संख्या बताई थी 300 पार, 350। देश में भी उन्होंने बताई कि भाई 350 पार 2019 में। इसी तरह बंगाल में उन्होंने बताई थी 200 पार, खैर वहाँ लटक गए, नहीं पहुँच पाए। गुजरात में भी 200 पार बता रहे थे, वहाँ 100 के एर फेर में ही रह गए। लेकिन अमित शाह बताते जरूर हैं। एक अच्छे, सफल और एक भरोसा जिस नेता को होता है, वो संख्या जरूर बताता है, दाएं बाएं नहीं करता। एक संख्या अखिलेश यादव भी बता रहे हैं, 400 भी जिता सकती है जनता। तो अब सीटें तो 403 ही हैं। अब अगर 300 पार ये, 400 वो, तो कहाँ से हम बढ़ाएंगे, कहाँ से सीटें लाके? जनता तो बढ़ाएगी नहीं, सीटें उतरी हैं। लेकिन अमित शाह ने एक आंकड़ा दे दिया, कार्यकर्ताओं के सामने एक लक्ष्य तय कर दिया कि सीधे सीधे 300 पार का लक्ष्य आपको रखना है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। अब आप देखिए, जो संबोधन था, जो अंदाज था, जो हाव भाव थे, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और अटल बिहारी वाजपेयी के वैभव, उनके राजनीतिक वैभव, क्योंकि लखनऊ अटल जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, यहीं से चुनकर वो प्रधानमंत्री हुए भारत के, और लखनऊ से अटल जी को विशेष लगाव था। इस पूरे चुनावी अभियान का आगाज करते हुए योगी जी ने अटल जी का स्मरण तो किया, कई बार उनका नाम लिया, लेकिन अटल जी का ना तो कहीं चित्र नजर आया और ना ही कहीं भी किसी, जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री चलाई गई उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही चेहरा किया गया और कोई नेता नहीं था। यूपी का भी कोई नेता उसमें नहीं था, न प्रदेश अध्यक्ष, न पार्टी संगठन के लोग, और अमित शाह, ये इन लोगों के अतिरिक्त कोई भी नेता नहीं था। तो कुल मिलाकर एक और संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में भी मोदी का चेहरा ही बड़ा है, क्योंकि वो काशी से सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी का चेहरा ही चुनाव में आगे है और उनके झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ हैं। ये पूरी गणित थी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी दिलचस्प बात अमित शाह कह गए। बात करते करते जब बात बड़ी दूर तक पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य आ गया है, ऐसी व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। पहले की सरकारों में वो हालत थी कि बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी, दिल्ली जाके उन्हें पढ़ना पड़ता था। मेरठ और बागपत और मवाना की बात उन्होंने की, लेकिन अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि माफिया दूरबीन से देखे नहीं मिल रहा। उन्होंने दूरबीन बाकायदे देख कर बताया कि माफिया दूरबीन देख कर नहीं मिल रहा, और रात 12 बजे जेवर पहन कर महिला चली जाए, मजाल है उसे कोई छू ले, ऐसी व्यवस्था हो गई उत्तर प्रदेश। बचपन से हम गुजरात के बारे में सुनते आए हैं कि वहाँ गुजरात में जेवर पहनकर चले जाओ, महिलाएं गरबा डांडिया करके आती हैं रात में जेवर से लदी हुई,
कोई नहीं बोलता है। उत्तर प्रदेश में तो भाई अभी ऐसे हालात हमें लग नहीं रहे कहीं। अब पता नहीं कौन सी रिपोर्ट आ गई है एनसीआरबी की या कहाँ की जो इतने इतने बेहतरीन हालात हो गए, हमें नहीं लग रहा है। खैर, गृह मंत्री जी कह रहे हो तो बहुत जिम्मेदारी से वो कह रहे हैं, क्योंकि भारत के गृह मंत्री, उनके पास इनपुट होगा। और ईश्वर करे, हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही राम राज्य आ जाए। अब एक तरफ जहां लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह चुनावी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं के बीच साझा कर रहे थे, तो उसी राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, प्रियंका गांधी की कोर टीम के सदस्य और सलाहकार, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हरेंद्र मलिक को पार्टी ज्वाइन करा रहे थे। उनके साथ पंकज मलिक ने भी पार्टी ज्वाइन की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये दो बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के साथ आए और इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि अब पूरब से लेकर पश्चिम तक भाजपा साफ, और मध्य में तो हम बैठे हुए हैं लखनऊ में। ये बात की अखिलेश यादव ने। तो किसानों को लेकर हरेंद्र मलिक किसान नेता भी हैं और जाने माने अच्छे खासे किसान नेता हैं। किसानों के लिए उन्होंने काम भी किया और पहले चौधरी चरण सिंह के भी करीब रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में एक अरसे से हैं। तो हमारे सहयोगी चंद्रमणि ने, जो हरेंद्र मलिक जो ताज़ा ताज़ा सफाई हुए हैं, उनसे बात की और पंकज मलिक से भी बात की। जरा सुनिए। कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने आज सपा का दामन थाम लिया। हरेंद्र जी, आज समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो गए हैं, क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी? ये तो राजनीतिक कारण होते हैं, तो सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और जाति से किसी जनता को बचा सकते हो तो समाजवादी पार्टी बचा सकती है। अखिलेश जी की सरकार आवेगी तभी हम लोग बचेंगे। नहीं, 600 किसान बॉर्डर पर मर गए, 10 महीने समा बैठे हैं। आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 व्यक्तियों की सरकार चलती है देश में, एक शब्द भी तो नहीं कहा। शोक संदेश तो गैर के लिए भी दे देते हैं, वो भी नहीं दिया आज तक। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई हो सकती थी। समाजवादी पार्टी तो प्रदेशी पार्टी है। हमें प्रदेश में सरकार हटानी ना, प्रदेश से ही देश बनता है। पहले उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली की गद्दी बदलने का। और ये तो आप 17 और 22 में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का अलायंस था नहीं था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर आज मैंने कर लिया तो कौन सा पाप हो गया? ये थे हरेंद्र मलिक जी, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि समाजवादी पार्टी ही है जो भाजपा को हरा सकती है और यही कारण है उन्होंने आज सपा का दामन थाम लिया। वहीं केंद्रीय नेतृत्व पर, जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लखनऊ से राजेश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। कांग्रेस पंकज मलिक जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी का क्यों चयन किया? समाजवादी पार्टी का मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, लोगों को लगता है, आम जनता को लगता है और जनता ने मन बनाया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को कोई जवाब दे सकता है तो अखिलेश यादव दे सकता है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जमीन पर संघर्ष कर रही। प्रियंका जी जमीन पर उतर रही, तमाम मुद्दों पर भाजपा का मुखर होकर विरोध कर रही हैं और आप ऊंचे पद पे थे कांग्रेस में, तो कांग्रेस छोड़कर सपा में क्यों आना पड़ा? क्या कुछ अनबन हो रही थी क्या? देखिए, काम सबको करना चाहिए। मैंने बताया कि जनता ने कहा है और मुझे लगता है कि अगर मजबूती से कहीं आवाज उठाई जा सकती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उठाई जा सकती है। इसलिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी में आए। क्या लगता है कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस कुछ कमजोर नजर आ रही है। मैं अब कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको बताइए। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, तो किस नजरिए से देखते हैं और कहां पे देखते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, आने वाले समय में पश्चिम से आगाज होगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर जाएगी, ये तय कर लिया जनता ने। क्योंकि जनता देखती है ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जात और धर्म की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जनता को चाहिए रोजगार। जब वही नौजवान जिसको बरगलाते थे, जब वो लखनऊ में अपना हक मांगने आता है तो लाठियां मारकर उसे भगाया जाता है। नौजवान, महिलाओं ने सबने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
हटाने का काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश से। अभी हमसे बात करने के लिए ये थे पूर्व विधायक कांग्रेस के पंकज मलिक जी, जिन्होंने अब समाजवादी पार्टी में सदस्यता ले ली है और साफ तौर से उन्होंने ये जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी ही है जो मौजूदा समय में भाजपा को टक्कर दे सकती है, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी का साथ अपने साथ में दामन थाम रहे हैं। लखनऊ से राजेश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। तो दोनों नेताओं ने बात पते की कही है और एक ने भी कांग्रेस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश में भी, ये नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बंगाल जैसे राजनीतिक हालात बन रहे हैं और जो विपक्ष खड़ा हो रहा है उसकी जो व्यूह रचना है, मुझे पूरा आभास हो रहा है कि बंगाल जैसी व्यूह रचना है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत तगड़े व्यूह बनाती है, कौन किसको फंसाता है, कौन किसको गिराता है, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन एक अहम और महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा ना आए, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है और विदेशी ताकतें लग गई हैं। तो अखिलेश यादव मुस्कुराए और उन्होंने कहा ना, विदेशी नहीं भाई, गलत जानकारी है डिप्टी सीएम को, देसी ताकतें लग गई हैं, देसी ताकतें लग गई हैं। किसान, नौजवान, गरीब, गुरबा सब हलकान है, ये ताकतें लगी हैं। इन लोगों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महोबा में हुई हैं, किसानों ने खाद की लाइन में लग के किसान मरे जा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा इस बात को बता रहा है। डायल 100 को बेहतर करते करते उसका नाम बदल दिया, लेकिन कोई काम नहीं किया। जरा सुनिए कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जो विदेशी ताकतों वाले बयान पर अखिलेश यादव ने क्या रिएक्ट किया। अच्छा, सब कुछ उनका आईबी, सीबीआई और कितनी ऑफिसेज होंगी भारत के बाहर, आर्मी, इंटेलिजेंस, जाने क्या क्या है, उसके बाद भी नहीं खतरा है। कौन सी बाहर की ताकतें हटा रही है सरकार? उत्तर प्रदेश का किसान और जनता और गरीब हटाने जा रही है सरकार। वो बाहर की ताकतें नहीं है, हमारे किसान, हमारे गरीब मजदूर जिनके साथ धोखा हुआ है। और कम से कम आप तो संकल्प पत्र पढ़िए बीजेपी का, पहले पन्ने में लिखा है किसानों की आय दोगुनी होगी। जिनको धोखा दिया है, जिनसे झूठ बोला है, वही लोग हटाने जा रहे हैं इस बारे में। एक बहुत और महत्वपूर्ण बात पत्रकारों के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने की, बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। अखिलेश यादव ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी दिलचस्प भी कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मतभेद और मनभेद नहीं, मठभेद है, मठभेद। बार बार उन्होंने जोर देकर कहा कि भैया वहाँ भारतीय जनता पार्टी में मठ कहीं है और वहाँ मतभेद हो गया है और जो डबल इंजन की सरकार है ना, वो आपस में टकरा गई है। ये दावा के साथ उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मठभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो सुनने में आता है। अखिलेश यादव ने बात ये भी कही कि भाई कुछ विधायकों के टिकट बदलने से भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं चलेगा, उसको अगर पूरे विधायकों का टिकट बदल दें तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ अमित शाह वार किए जा रहे थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पलटवार किए जा रहे थे और टाइमिंग बड़ा जबरदस्त था। दोनों की, एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दूसरे बड़े नेता गृह मंत्री जी वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इधर सवाल, इधर वार, इधर पलटवार। पत्रकार भी खूब आनंद ले रहे थे वार पलटवार में। इधर अमित शाह का भाषण सुन के अखिलेश यादव से सवाल और उधर काउंटर, लगातार जवाब।
अमित शाह ने कहा कि भाई 5 साल वो कहाँ रहे कोरोना काल में, विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें। अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो, वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख न लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जानें गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाई ये नकली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमने काम किया ना उसको चुरा लेती है, झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। कई बार कह चुके, आज उन्होंने कहा भाई ये कुछ भी चुरा लेती, हमारे काम को चुरा के अपना बोर्ड लगा देती है। अरे हमारे पार्टी का गाना भी चुरा लिया। अखिलेश यादव को बड़ा दर्द था, बड़े मायूस होकर कह रहे थे कि गाना हमें बहुत पसंद है, काम बोलता है, वो भी चुरा लिया। जरा सुनिए। उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना, और अभी मैं कोई मुझे बताया कि जो गाना नया बना है वो भी नकल कर ली। और किसकी नकल की? गाने की। हमारा सबसे प्रिय गाना जो था, काम बोलता है। और नहीं मानते आप, दोनों गाने सुन लेना, अगर आपको न नजर आए कि वो भी गाना नकल कर लिया, बताओ इन पे अपना क्या है? अब एक और मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त जंग दिखी, महिला सुरक्षा के नाम पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रात में 12 बजे कोई भी महिला जेवर पहन कर निकल जाए, मजाल है कोई हाथ लगा दे। अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठ। जरा दोनों को सुनिए। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी, सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। हम जीतने वाली महिलाओं को टिकट देंगे। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ, आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें? और जो अच्छी गाड़ियां थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी खास लोगों ने गाड़ियां छीन ली कि कहां ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी, लाइए इधर, रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको, रंग बदल के चला रहे हैं। सोचिए खुद। तमाम और बातें भी कहीं। देखिए अमित शाह ने कहा कि भाई जो स्कूटी लेकर अगर बच्ची जाती 16 साल के गहने पहन कर, तो उसको वो भी सुरक्षित है। और वो कह रहे हैं कि भाई अरे कौन सी स्कूटी की बात कर रहे हो? यहाँ पुलिस वालों को, जो पुलिस की जो महिला सिपाही थी, उनको जो सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए जो स्कूटी दी गई थी वो भी छीन ली, जो गाड़ियां हमने दी थी वो भी छीन ली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुरक्षा कैसी होगी? तो ये अब जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये आपको लगातार इस तरह के घात प्रतिघात, वार पलटवार देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का, ये सही बात है, अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा और सारे दलों के लोग सही कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का चुनाव जीवन मरण का प्रश्न होगा। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में आई, तभी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।